Hey, good morning, everybody. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो हमने पिछली वीडियो में बात की थी आईपीसी के चैप्टर नंबर सेकंड की सेक्शन 6 से 19 तक। चैप्टर नंबर सेकंड जो है सेक्शन 6 से सेक्शन 52 ए तक है। तो हमने सेक्शन 6 से सेक्शन 19 तक बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे सेक्शन 20 से कंटिन्यू करेंगे। अब हम तो हमारा सेक्शन 20 है कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है हमारा सेक्शन 20? न्यायालय, जो बात करता है न्यायालय के बारे में। न्यायालय क्या होता है? The words court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body. When such judge or body of judges is acting judicially, illustration दे रखा है इन्होंने, a panchayat acting under regulation 7 1816 of the Madras court having power to try and determine suits is a court of justice. Note: according to Lord Coke, this word is originated from a maxim of English law, namely, a cura cui in curtis publis is curus gure bant. न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले को ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो, द्योतक है। दृष्टांत: मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। टिप्पणी: लॉर्ड कॉक के अनुसार न्यायालय एक ऐसा स्थान है जहां न्याय की न्यायिक पूर्ति की जाती है। इस शब्द की उत्पत्ति अक्यूरा क्यूआ इन कुर्टिस पब्लिसिस क्यूरस गुरेबन नामक अंगल सूत्र से हुई है। तो आइए बात करते हैं न्यायालय होता क्या है, क्या क्या न्यायालय की श्रेणी में आता है। तो कोई न्यायाधीश या न्यायाधीशों का समूह जो न्यायिक कार्य करे, ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायिक कार्य करने का अधिकार है जिस समय वह न्यायिक कार्य कर रहा है, तब न्यायालय कहलाएगा। इट मीन्स जहां पर जज जो है, जो कि एम्पावर्ड है लॉ से और एक्ट कर रहा है, न्यायिक कार्य कर रहा है अकेले या फिर अपने जज के समूह के साथ, जो लॉ से एम्पावर्ड है, लॉ से उसको शक्ति प्राप्त है, जुडिशली कार्य कर रहा है एज अ बॉडी। तो वह जो वहां पे जज और बॉडी जो कार्य कर रहे हैं, वो उस टाइम जहां पर कार्य कर रहे हैं वो न्यायालय होगा। जब जुडिशली कार्य वो जिस जगह पर कर रहे होंगे वो जगह न्यायालय कहलाएगी। अब पंचायत जो है वो भी कर सकती है, न्यायालय जो होता है वो उसके पास भी पावर होती है डिसीजंस देने की, तो वो न्यायालय होता है, न्यायालय की श्रेणी में आता है। लॉर्ड कॉक ने कहा है, लॉर्ड कॉक के अनुसार ये वर्ड न्यायालय वर्ड जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड, इस वर्ड से लिया गया है, ये एक इंग्लिश लॉ की मैगजीम है, इससे लिया गया है। अक्यूरा क्यूआ इन कुर्टिस पब्लिसिस क्यूरस गोरेबंद, इससे लिया गया है ये। तो अब हम सेक्शन 21 की बात करते हैं, जो कि बताता है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के बारे में। The words public servant denote a person falling under any of the descriptions hereinafter following, namely: first, omitted by the AO 1950; second, every commissioned officer in the military, naval or air forces of India; third, every judge including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions; fourth, every officer of a court of justice including a liquidator, receiver or commissioner whose duty it is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interrupt or to preserve order in the court, and every person especially authorized by a court of justice to perform any of such duties. Fifth, every juryman, assessor or member of a panchayat assisting a court of justice or public servant.
Sixth, every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority. Seventh, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. Eighth, every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety, or convenience. Ninth, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep, or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment, or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process or to। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक के बारे में बताता है मेरी सेक्शन। पहला जो है वो ओमिटेड हो चुका है, निरसित हो चुका है सेक्शन। दूसरा दूसरा बात करता है, बताता है सेना, नौसेना, वायुसेना की आयुक्त ऑफिसरों के बारे में। कौन कौन पब्लिक सर्वेंट में आएंगे, लोक सेवक में आएंगे, उसकी बात करता है। तो सेना, नौसेना और वायुसेना में जो भी ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर, आयुक्त होंगे वो आएंगे लोक सेवक में। थर्ड बात करता है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ, जिसके पास लॉ को डिस्चार्ज मतलब करने की शक्ति है, एम्पावर्ड है वो, वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्संस, एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस, वो एवरी जज, प्रत्येक न्यायाधीश जो है वो लोक सेवक में आएंगे। फोर्थ बात करता है न्यायालय के सभी ऑफिसर के बारे में। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्रत्येक ऑफिसर न्यायालय का इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर, whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law of fact, जिसकी ड्यूटी है किसी भी मैटर पर इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट लगाना अपनी, लॉ के अनुसार, फैक्ट के अनुसार उसको ऑथेंटिकेटेड बनाना, डॉक्यूमेंट पर रखना, ये सब डिस्पोज करना। तो ये सब जो है किसकी ड्यूटी होती है, प्रत्येक न्यायालय के सभी ऑफिसरों की ड्यूटी होती है। तो प्रत्येक न्यायालय के सभी ऑफिसर जो हैं वो भी लोक सेवक में आएंगे, फोर्थ बताता है। अब फिफ्थ बात करता है जूरी सदस्य, कर निर्धारक, पंचायत के सदस्य के बारे में। एवरी जूरी मैन, जूरी के सदस्य, असेसर, कर निर्धारक, मेंबर ऑफ अ पंचायत, पंचायत के सदस्य, असेसिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, ये भी लोक सेवक में आएंगे। अब सिक्स बात करता है ऐसा व्यक्ति जो किसी को परिरोध करने के लिए सशक्त हो। एवरी आर्बिट्रेटर or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or any other competent public authority। ये बात करता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को परिरोध करने के लिए सशक्त हो वो भी लोक सेवक में आएंगे। सेवंथ बात करता है अपराधों का निवारण करने वाले सरकारी ऑफिसर। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिसर बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। ऐसा व्यक्ति अपराधों का निवारण जो करते हैं वो सरकारी ऑफिसर जो होते हैं, एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वो लोग भी आते हैं लोक सेवक में। अब एट्थ क्या कहता है, सरकार की ओर से संपत्ति से संबंधित अधिकार रखने वाले व्यक्ति। एवरी ऑफिसर of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience. Ninth, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process जो जिसके पास सरकार की संपत्ति होगी, जिसको सरकार की ओर से संपत्ति से संबंधित अधिकार होंगे, वो व्यक्ति भी क्या होगा, लोक सेवक होगा, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। ये इसका हिंदी में दृष्टांत है।
investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interests of the government, or to make, authenticate, or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. 10th आता है every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep, or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate of tax for any secular common purpose of any village, town, or district, or to make, authenticate, or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town, or district. 11th, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain, or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of an election. 12th, in the service or pay of the government, or remunerated by fee or commission for the performance of any public duty by the government, in the service or pay of a local authority or corporation established by or under a central, provincial, or state act, or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956, clause 1 of 1956. तो 10th बात करता है किसी गांव नगर की संपत्ति से संबंधित अधिकार रखने वाला व्यक्ति। किससे बात करता है? एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep, or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate or tax of any people of any village, town, or district। आ गया ये? तो किससे संबंधित है ये? किसी गांव और नगर की संपत्ति से जिसको संबंधित अधिकार होंगे, वो व्यक्ति भी लोक सेवक होगा। 11th बात करता है चुनाव संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति। ये रहा इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। इलेक्शन वर्ड आ गया, तो ये किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित करने वाला व्यक्ति जो होगा वो भी लोक सेवक होगा। अब हमारा 12th क्या कहता है? 12th कहता है सरकार से वेतन पाने वाला। ये रहा सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी फॉर द गवर्नमेंट। सरकार से वेतन पाने वाला या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित व्यक्ति। कंपनी की धारा 1956 में 617 सेक्शन में परिभाषित होने वाले व्यक्ति जो हैं वो आयुक्त ऑफिसर हैं, पब्लिक आयुक्त लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। इसमें बताया गया है नगर पालिका आयुक्त जो है वो भी लोक सेवक है। क्या है वो? लोक सेवक है। एक्सप्लेनेशन 1 जो कहती है persons falling under any of the above description are public servants whether appointed by the government or not। ऊपर के वर्णनों में किसी में आने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। सेकंड क्या कहता है? Wherever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने में उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। The word election denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal, or other public authority of whatever character. The method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वे कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वर्ण कराने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में निहित की गई हो। इसमें टिप्पणी दे रखी है एक नोट्स जीएम मॉनिटेरियो एआईआर 1957 एससी 13 की। मामले में निर्णय प्रदान किया गया कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है अथवा नहीं। इसका निर्णय निम्न दो बातों से निकाला जाएगा। पहला, क्या वह सरकारी सेवा में कार्यरत है?
अथवा सरकार से वेतन प्राप्त करता है। एवं दूसरा, क्या उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए निरस्त किया गया है, एंथ्रेस्टेड किया गया है। धारा 21 में प्रयुक्त शब्द न्यायाधीश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, इसलिए वे भी लोक सेवक हैं। वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 3 SCC 655 के केस में ये कहा गया। धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द की परिभाषा व्यापक नहीं है। दूसरे अधिनियमों के अनुसार एक व्यक्ति लोक सेवक हो सकता है। राज्य विद्युत परिषद के अधिकारी कर्मचारीगण लोक सेवकों की कीमत परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत है। नरेश कुमार मदान बनाम हिमाचल प्रदेश 2007 2 SCC क्रिमिनल 404 के केस में ये कहा गया है। The definition of public servant under section 21 is not exhaustive. लोक सेवक की कोई परिभाषा नहीं है। A person may be a public servant in terms of another statute. Officers, employees of state electricity boards are covered under the said definition of public servant under section 2 clause C of Prevention of Corruption Act 1988. Naresh Kumar Madan versus the State of HP 2007 to SCC criminal 404। ये इसका हिंदी में वाद है, ट्रांसलेट है। अब बात करते हैं सेक्शन 22 की। किसकी? सेक्शन 22 की, जो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जंगम संपत्ति के बारे में। क्या क्या होती है जंगम संपत्ति? The words movable property are intended to include corporeal property of any description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. Notes: corporeal property is the property which can be felt through senses. Incorporeal property is the property which cannot be felt through senses. To create salt in swamp is movable property. This section does not include actionable claims. जंगम संपत्ति शब्दों से यह आश्रित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। टिप्पणी: मूर्त संपत्ति वह संपत्ति है जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। जंगम संपत्ति मूर्त संपत्ति तक ही सीमित है। दलदल में नमक पैदा करना जंगम संपत्ति है। यह धारा अनुयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम को शामिल नहीं करती है। तो देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, जंगम संपत्ति में, मूर्त संपत्ति में क्या क्या इंक्लूड होता है। जो चीजें, इसमें हर चीज आती है, पर जो चीजें जमीन से अटैच हो, अर्थ से अटैच्ड हो, जमीन से जकड़े हुए हों, वो चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। क्या क्या? जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। भूमि भी इनके अंतर्गत नहीं आती है। बाकी सब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, जिन्हें हम एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, वो चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। बस भूमि नहीं आती, भूबद्ध चीजें नहीं आती हैं, और भूमि से जकड़ी हुई चीजें नहीं आती। देखिए होती क्या है मूर्त संपत्ति? मूर्त संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, जिसको हम छू सके, महसूस कर सके। इनटेंजिबल चीजें जो होती हैं, जिसको हम नहीं छू सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो चीजें जो हैं अमूर्त संपत्ति होती हैं, इनकॉर्पोरेल होती हैं। जंगम संपत्ति जो है मूर्त संपत्ति तक ही सीमित है। दलदल में अगर हम नमक पैदा करते हैं तो वो जंगम संपत्ति में आता है। यह एक्शनेबल क्लेम को शामिल नहीं करती। अब बात करते हैं हम सेक्शन 23 के बारे में, जो कि है रॉन्गफुल गेन, सदोष अभिलाभ। Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person
Gaining is not legally entitled. Wrongful loss. Wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. Gaining wrongfully, losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property. Not wrongful loss means keeping away any person illegally from the property to which he is legally entitled. Keeping away the owner from his property for an instance not to deprive but which intend to harm is not a wrongful loss or theft. This can also be for an instance. नवीन बख्श 1897 25 कैल 416 सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी कि जब वह व्यक्ति परिरोध अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब वह कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। टिप्पणी। सदोष हानि का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैधानिक तरीके से अलग रखना, स्वामी को कुछ समय के लिए संपत्ति से अलग रखना, वंचित करने के आशय से नहीं बल्कि कष्ट पहुंचाने के आशय से, तो यह सदोष हानि या चोरी नहीं होगा, यह क्षणिक भी हो सकता है। नवीन बख्श 1897 25 कलकत्ता 416 की केस में कहा गया। रॉन्गफुल गेन क्या होता है? सदोष अभिलाभ जो अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी जो विधि विरुद्ध साधनों से किया जाए, अनलॉफुल हो, उससे अगर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो लीगली नहीं होगा, तो ये रॉन्गफुल गेन होता है। इसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। क्या होता है सदोष अभिलाभ? विधि विरुद्ध साधनों से ऐसी संपत्ति का लाभ हो जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, वो होता है रॉन्गफुल गेन। जो इलीगली हो रहा है, अनलॉफुल हो रहा है, और रॉन्गफुल लॉस होता है जो इलीगली रॉन्गफुल अनलॉफुल हो रहा है। लॉस वो wrongful loss है। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। जो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि रखने वाला व्यक्ति ना हो। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। ऐसा व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जबकि वह उस व्यक्ति का सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तो कहा जाता है कि किसी संपत्ति की सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। wrongful loss का मीन्स क्या होता है? कीपिंग अवे एनी पर्सन इलीगली फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से हटा रहा है, अवैधानिक तरीके से अलग रख रहा है स्वामी के कुछ समय के लिए, चाहे वो एक क्षणिक भर के लिए ही उससे है, तो वो चोरी या सदोष हानि नहीं होगी, ये कहा गया। जैसे कोई हंसी मजाक में स्वामी से संपत्ति उसकी थोड़ी सी देर के लिए अलग रख देता है, बाद में वो लौटा देता है, तो वो चोरी या हानि नहीं होगी, क्योंकि वो चोरी के उद्देश्य से नहीं हुई है, सिर्फ क्षणिक कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से हुई है, तो वो सदोष हानि या चोरी नहीं आएगी। अब बात करते हैं
सेक्शन 24 के बारे में, जो कि बात करता है डिसऑनेस्टली, बेईमानी के बारे में। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Note: जगदीश प्रसाद वर्सेस स्टेट 1981 criminal LG Ixwick Raj, where a receipt has been antedated by the accused but the prosecution fails to prove that the same was done with the intention of causing wrongful gain or wrongful loss to anyone, that cannot be said to have been done dishonestly. जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित हो या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। यह कहा जाता है कि टिप्पणी जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट 1981 क्रिमिनल लॉ जे इक्सविक राज के केस में, जहां किसी रसीद पर अभियुक्त पूर्ववर्ती तिथि लिख देता है, पर अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाता कि क्या ऐसा किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या सदोष हानि पहुंचाने के आशय से किया गया था, तो यह कार्य बेईमानी से किया गया नहीं माना जाएगा। अगर कोई इस आशय से किसी कार्य को करता है, कोई भी जो जिससे किसी व्यक्ति को सदोष हानि हो, तो उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह माना जाएगा। क्योंकि सदोष हानि कब होगी? जब वो कार्य बेईमानी से किया जाएगा। बेईमानी उसका आशय होगा, बेईमानी के उद्देश्य से वो कार्य करेगा, तो वो सदोष हानि होगी। अगर किसी रसीद पर अभियुक्त ने पूर्ववर्ती तिथि लिख दी है और वो अभियोजन पक्ष जो है वो साबित नहीं कर पाया कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या सदोष हानि पहुंचाने के आशय से किया गया था, तो ये कार्य बेईमानी से किया गया है, ये नहीं माना जाएगा। क्योंकि बेईमानी कब होगी? जब उससे सदोष लाभ या सदोष हानि होगी, तभी बेईमानी होगी, उससे अलग कोई बेईमानी नहीं मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 के बारे में, फ्रॉडलेंटली के कपट पूर्वक। A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. Note: two things expected in fraud are deceit and damage. Deceit is not damage. The intention of deceiving any person is not important to be proved. Difference between dishonesty and deceit. Deceit is always vested in fraud while not in dishonestly. Wrongful gain and loss are necessary elements of dishonesty and not for fraud. पूर्वक क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस कार्य को कपट पूर्वक करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। कपट के लिए दो बातों का होना अपेक्षित है: धोखा एवं क्षति। केवल धोखा क्षति नहीं होता, किसी व्यक्ति के धोखा देने के आशय को साबित करना आवश्यक नहीं होता। बेईमानी एवं कपट में क्या अंतर है? दो अंतर है। कपट में हमेशा धोखा निहित होता है, जबकि बेईमानी में नहीं। दोषपूर्ण लाभ एवं हानि बेईमानी के आवश्यक तत्व हैं, कपट के नहीं। देखिए, कपट वहां होगा जो कपट करने के उद्देश्य से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कपट के जो दो कपट के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है, जो कि है डेसिट एंड डैमेज। डेसिट और डैमेज, धोखा और क्षति। धोखा और क्षति का होना कपट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द इंटेंशन ऑफ डेसिटिंग एनी पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी प्रूव्ड। किसी को धोखा देना ही क्षति नहीं होता। किसी व्यक्ति के धोखा देने के आशय को साबित करना आवश्यक नहीं होता, और धोखा ही क्षति नहीं होता। धोखा और क्षति अलग अलग होते हैं, और किसी के धोखा देने के आशय को साबित करना ही आवश्यक नहीं होता है। बेईमानी और कपट में दो अंतर आते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड डेसिट। पहला अंतर आता है कि डेसिट इज ऑलवेज वेस्टेड इन फ्रॉड व्हाइल नॉट इन डिसऑनेस्टली। कपट में हमेशा धोखा होता है और बेईमानी में धोखा नहीं होता। कपट में धोखा होगा और बेईमानी में नहीं होगा। सेकंड है कि सदोष
लाभ एवं हानि, बेईमानी के आवश्यक तत्व हैं। सदोष लाभ और हानि जो है बेईमानी में होना जरूरी है, कपट में नहीं है। कपट में नहीं होता है, कपट में जरूरी नहीं है सदोष लाभ और हानि का होना, पर बेईमानी में जो है वो जरूरी होता है, ये उसके आवश्यक है। सेक्शन 26 जो है वो रीजन टू बिलीव के बारे में बात करता है, विश्वास करने का कारण। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है तब यह कहा जाता है कि वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है तो कहा जाता है कि उस बात के विश्वास करने का कोई पर्याप्त रीजन होगा, पर्याप्त हेतु होगा, अन्यथा वो कोई विश्वास करने का कारण नहीं होता। कोई रीजन उसके लिए होना चाहिए, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि वो उस बात पर क्यों विश्वास कर रहा है, कोई फैक्ट्स होने चाहिए। बात करते हैं प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट। पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। When property is in the possession of person's life, wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। अगर कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की पत्नी, लिपिक, क्लर्क या सेवक या सर्वेंट के कब्जे में है तो माना जाएगा कि वो इस संहिता में कि वो संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में है। अगर इन लोगों के कब्जे में है तो वो संपत्ति मानी जाएगी उसी के कब्जे में है, इससे अलग नहीं है। ये इसका हिंदी में वाद है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम सेक्शन चैप्टर सेकंड में जो कुछ सेक्शंस रह गए हैं सेक्शन 28 से 52A तक, वो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।